अगर धार्मिक नीतियों की बात करें तो बौद्ध ग्रंथों में बिंबिसार को ऐसा शासक बताया गया है जो धर्म के अनुसार शासन करता था। बिंबिसार ने मगध में राजशक्ति का वह आधारभूत ढांचा तैयार कर दिया था जिसने आगे चलकर नंद और मौर्य साम्राज्यों को जन्म दिया। चंपा का आधुनिक स्थान आज का भागलपुर क्षेत्र बिहार माना जाता है। जाटा कथाओं और महावस्तु में चंपा को व्यापारियों, जहाजों और दूर दराज के व्यापारिक मार्गों से जुड़ा नगर कहा गया है। सर की मृत्यु के बाद भी उनके द्वारा रखी गई नींव मगध को लगातार ऊपर उठाती रही। लिच्छवी और कौशल जैसे शक्तिशाली पड़ोसियों से व्यापार संधियां। राजधानी और प्रशासन की बात करें तो राजगीर को मजबूत किले के रूप में विकसित करना, स्थायी सेना और कर व्यवस्था की शुरुआत ने अंग को जीतकर अपने पुत्र अजातशत्रु को वहां का प्रशासक नियुक्त किया। वह पहला महाजनपद बना जिसकी व्यापारिक पहुंच समुद्र तक मानी जाती है। पिता पुत्र की संघर्ष की कथा पूरी तरह से काल्पनिक भी नहीं लगती, क्योंकि सत्ता परिवर्तन के तुरंत बाद मगध की नीति आक्रामक हो जाती है कि अजातशत्रु देवदत्त, जो कि बौद्ध के चचेरे भाई माने जाते हैं और अन्य दरबारी के प्रभाव में आकर अपने पिता के विरुद्ध हो गया था। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार जब सिद्धार्थ गौतम ने राजपाट त्याग कर संन्यास ले लिया था और ज्ञान प्राप्ति से पूर्व मगध पहुंचे, तब उनकी राजा बिंबिसार से भेंट हुई। छठी पांचवीं शताब्दी ईसा पूर्व उत्तरी भारत का गंगा मैदान छोटे छोटे महाजनपदों जैसे मगध, कौशल, बस, अवंती, वजी, मल, कुरु, पांचाल आदि में बटा हुआ था। इसी दौर को बुद्ध और महावीर का समय भी कहा जाता है, जब नए धर्म और विचार जन्म ले रहे थे। इन महाजनपदों के बीच एक राज्य धीरे धीरे बाकियों से आगे निकलने लगा, मगध। और इस मगध के उत्थान के पीछे जो पहला मजबूत नाम सामने आता है वह नाम है राजा बिंबिसार का। प्राचीन भारतीय परंपरा के अनुसार राजा बिंबिसार हर्यक वंश के शासक थे। हर्यक वंश को मगध का पहला ऐतिहासिक राजवंश माना जाता है, जिसका उल्लेख बौद्ध, जैन और पौराणिक स्रोतों में मिलता है। बिंबिसार के पिता के नाम को लेकर प्राचीन स्रोतों में एक रूपता नहीं है। पाली ग्रंथ, विशेषकर महावंश और दीघ निकाय में उनके पिता का नाम भाटिया बताया जाता है, लेकिन कुछ पौराणिक परंपराओं और बाद के ग्रंथों में अन्य नामों का भी उल्लेख मिलता है, जिससे स्पष्ट होता है कि प्रारंभिक मगध इतिहास मुख्यतः श्रुति परंपरा यानी कि ओरल ट्रेडिशन पर आधारित थी। हालांकि इन मतभेदों के बावजूद सभी स्रोत इस बात पर सहमत हैं कि बिंबिसार ने मगध को एक साधारण क्षेत्रीय शक्ति से उठाकर एक संगठित और प्रभावशाली महाजनपद में बदल दिया। बौद्ध ग्रंथों, विशेषकर महावग, विनयपिटक और अंगुतक निकाय के अनुसार बिंबिसार ने लगभग 15 वर्ष की आयु में मगध की गद्दी संभाली। उनकी राजधानी थी राजगृह, जिसे प्राचीन ग्रंथों में गिरिव्रज कहा गया है। महावग में राजगृह को पहाड़ियों से घिरे सुरक्षित नगर के रूप में वर्णित किया गया है, जो यह संकेत देता है कि बिंबिसार के समय तक यह स्थान एक सुव्यवस्थित राजनीतिक केंद्र बन चुका था। बिंबिसार के शासनकाल को लेकर भी अलग अलग परंपराओं में थोड़े अंतर दिखाई देते हैं। अधिकांश बौद्ध और जैन स्रोत उनके शासनकाल को लगभग 52 वर्षों का बताते हैं। आधुनिक इतिहासकार इन ग्रंथों के तुलनात्मक अध्ययन के आधार पर उनका शासनकाल सामान्यतः 558 से लेकर 491 ईसा पूर्व या 545 से लेकर 492 ईसा पूर्व के आसपास का मानते हैं। बिंबिसार की राजधानी थी राजगृह, जिसका प्राचीन नाम गिरिव्रज था, जो आज के बिहार में राजगीर के रूप में जाना जाता है। प्राचीन विवरण बताते हैं कि राजगृह 5 पहाड़ियों व्यवहार, विपुल, रत्नगिरी, उदयगिरी और सोनगिरी से घिरा हुआ था। प्रवेश के संकरे दरों पर पत्थर की दीवारें और द्वार बनाए गए थे ताकि शहर प्राकृतिक किले की तरह सुरक्षित रहे। आज भी राजगीर के आसपास की पहाड़ियों पर प्राचीन पत्थर की दीवारों के अवशेष दिखाई पड़ते हैं, जिन्हें कई इतिहासकार हर्यकालीन किलेबंदी मानते हैं। बिंबिसार की सबसे बड़ी और निर्णायक सैन्य उपलब्धि थी अंग राज्य का अधिग्रहण। प्राचीन भारतीय ग्रंथों में अंग को एक समृद्ध महाजनपद के रूप में वर्णित किया गया है। अंगुतक निकाय और दीर्घ निकाय जैसे बौद्ध ग्रंथों में अंग का उल्लेख मगध के प्रमुख पड़ोसी राज्य के रूप में मिलता है। अंग की राजधानी थी चंपा, जिसे प्राचीन ग्रंथों में एक व्यापारिक नगर और नदी बंदरगाह के रूप में वर्णित किया गया है। चंपा का आधुनिक स्थान आज का भागलपुर क्षेत्र बिहार माना जाता है। जाटा कथाओं और महावस्तु में चंपा को व्यापारियों, जहाजों और दूर दराज के व्यापारिक मार्गों से जुड़ा नगर कहा गया है। आखिर अंग इतना इंपॉर्टेंट क्यों था, चलिए इस पर बात करते हैं। प्राचीन स्रोतों के अनुसार अंग पर नियंत्रण का अर्थ था गंगा के पूर्वी व्यापार मार्ग पर अधिकार। गंगा के माध्यम से बंगाल की खाड़ी की दिशा में सीधी पहुंच, हाथी दांत, कपड़ा, धातु और कृषि उत्पादों से भरपूर आर्थिक संसाधन।
महावग विनय पटक यह संकेत देता है कि चंपा जैसे नगरों से मिलने वाला राजस्व मगध की शक्ति का आधार बन गया था। युद्ध और विजय। बौद्ध परंपराओं के अनुसार बिंबिसार ने अंग के राजा प्रदत्त या वृद्धरथ को युद्ध में पराजित किया और अंग को मगध में मिला लिया था। इस विजय का उल्लेख पाली बौद्ध ग्रंथों और बाद के जैन परंपराओं में मिलता है। हालांकि इस युद्ध का विस्तृत वर्णन हमारे पास नहीं है, लेकिन सभी परंपराएं इस बात पर सहमत हैं कि अंग बिंबिसार के समय तक मगध का हिस्सा बन चुका था। महावंश में यह उल्लेख मिलता है कि बिंबिसार ने अंग को जीतकर अपने पुत्र अजातशत्रु को वहां का प्रशासक नियुक्त किया। अंग के अधिग्रहण के बाद मगध पूर्व की दिशा में सबसे शक्तिशाली राज्य बनकर उभरा। वह पहला महाजनपद बना जिसकी व्यापारिक पहुंच समुद्र तक मानी जाती है। मगध की आर्थिक और सैन्य शक्ति में काफी वृद्धि हुई थी। बिंबिसार ने मगध के विस्तार के लिए केवल युद्ध पर निर्भर रहने की बजाय एक अत्यंत प्रभावी नीति अपनाई, आंतरिक या विवाह राजनीति, जिसे हम मैरिज डिप्लोमेसी कहते हैं। यह रणनीति उस युग में विशेष रूप से महत्वपूर्ण थी, क्योंकि वैवाहिक संबंध न केवल व्यक्तिगत बल्कि राजनीतिक और सामरिक गठबंधन भी होते थे। अगर उनके मुख्य विवाहों की बात करें तो कौशल देवी। बिंबिसार का सबसे प्रसिद्ध विवाह था कौशल देवी, जो कौशल के राजा महाकौशल की पुत्री तथा प्रसेनजीत की बहन थी। अगर प्राचीन संदर्भों की बात करें तो दीघ निकाय और महावग में कौशल और मगध के इस वैवाहिक संबंध का उल्लेख मिलता है। महावंश के अनुसार इस विवाह के साथ बिंबिसार को काशी का एक गांव दहेज में मिला, जिसकी वार्षिक आय लगभग 1 लाख पन बताई जाती है। काशी उस समय गंगा घाटी का एक अत्यंत समृद्ध क्षेत्र था। इस विवाह से मगध को स्थायी आर्थिक लाभ मिला। कौशल जैसे शक्तिशाली पड़ोसी से मित्रता स्थापित हुई। इतिहासकार मानते हैं कि काशी से मिलने वाली आय ने मगध की सैन्य और प्रशासनिक क्षमता को मजबूत किया। चेलना वज्जी गणसंघ से संबंध। बिंबिसार का दूसरा महत्वपूर्ण विवाह था चेलना। वे लिच्छवी गणराज्य के प्रमुख चेतक की पुत्री थी। यह जानकारी महावंश और जैन ग्रंथ विशेषकर भगवती सूत्र में मिलती है। जैन परंपरा में लिच्छवी गणसंघ के प्रमुख चेतक की पुत्री और महावीर स्वामी की ननिहाल पक्ष की कुटुंबी मानी जाती है। जैसे बिंबिसार चेलना का यह विवाह धार्मिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक दृष्टि से अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। वज्जी गणसंघ एक गणतंत्र राज्य था। इस विवाह से मगध को उत्तर की ओर सुरक्षा मिली। वैशाली जैसे समृद्ध नगर से संबंध बने अंगुतक निकाय में वज्जी संघ को संगठित और शक्तिशाली गणराज्य बनाया गया है। खेमा उत्तर पश्चिम से गठबंधन। बिंबिसार का तीसरा प्रमुख विवाह था खेमा, जो मध्य वंश की राजकुमारी थी। प्राचीन संदर्भों की बात करें तो बौद्ध ग्रंथों विशेषकर थेरी गाथा और अवधान साहित्य खेमा का उल्लेख एक बुद्धिमानी और प्रभावशाली रानी के रूप में मिलता है। बाद में रानी खेमा बौद्ध संघ की प्रमुख भिक्षुणियों में गिनी गई। मध्य क्षेत्र आधुनिक पंजाब और उत्तर पश्चिमी भारत से जुड़ा था। इस विवाह से मगध को दूरस्थ पश्चिमी क्षेत्रों से कूटनीतिक पहचान मिली। उत्तर पश्चिम से संभावित खतरों को संतुलित किया गया। इन तीनों विवाहों के परिणाम स्वरूप मगध के पश्चिम, उत्तर और उत्तर पश्चिम यानी कि मध्य, कौशल और वज्जी वैशाली तीनों दिशाओं में शक्तिशाली मित्र मिले। महावंश और दीपवंश यह संकेत देते हैं कि इन गठबंधनों ने मगध को एक कूटनीतिक सुरक्षा घेरा प्रदान किया। आधुनिक इतिहासकार रोमिला थापर और कुपेंद्र सिंह मानते हैं कि बिंबिसार की वैवाहिक नीति ने मगध को वह राजनीतिक स्थिरता दी जिसके कारण अजातशत्रु के समय आक्रामक विस्तार संभव हो सका। प्राचीन भारतीय ग्रंथों और परंपराओं में राजा बिंबिसार को मगध का पहला ऐसा शासक माना जाता है जिसने एक स्थायी सेना और संगठित प्रशासनिक ढांचे की नींव रखी। हालांकि उस युग से कोई प्रत्यक्ष शिलालेख उपलब्ध नहीं है, लेकिन बौद्ध, जैन और पुराणिक साहित्य साथ ही पुरातात्विक संकेत इन व्यवस्थाओं की ओर स्पष्ट इशारा करते हैं। स्थायी सेना की अगर बात करें तो अंगुतक निकाय और महावग में मगध की संगठित सैन्य शक्ति का अप्रत्यक्ष उल्लेख मिलता है। जाटक कथाओं में मगध के सैनिकों, हथियारों और शस्त्रागारों के संदर्भ आते हैं, जो यह दर्शाता है कि सेना स्थायी नहीं थी। जैसे कि सैनिकों के लिए नियमित भोज और वेतन, हथियारों और युद्ध सामग्री का भंडारण, युद्ध और सुरक्षा के लिए हाथियों का उपयोग। आधुनिक इतिहासकार मानते हैं कि बिंबिसार की सेना वही आधार बनी जिस पर आगे चलकर नंद और मौर्य साम्राज्य की विशाल सैन्य शक्ति खड़ी हुई। महावग और दीघ निकाय में काशी और अंग जैसे क्षेत्रों से मिलने वाले राजस्व का उल्लेख मिलता है। जाटक कथाएं गंगा घाटी में सक्रिय व्यापारिक मार्गों, कारवां, कर वसूली की ओर संकेत करती है। अंग और काशी जैसे उपजाऊ क्षेत्रों पर नियंत्रण, गंगा नदी को आर्थिक दूरी के रूप में उपयोग, व्यापारिक मार्गों से कर वसूली की व्यवस्था। इतिहासकार रुपिंदर सिंह के अनुसार गंगा घाटी के व्यापार ने मगध को अन्य महाजनपदों की तुलना में अधिक स्थायी आय प्रदान की। अगर राजधानी की सुरक्षा की बात करें तो दीघ निकाय में राजगृह यानी कि गृहब्रज को पहाड़ियों से घिरे सुरक्षित नगर के रूप में वर्णित किया गया है। बाद में चीनी यात्री ह्वेनसांग इन पहाड़ियों और प्राचीन दीवारों का उल्लेख भी करते हैं।
इनकी विशेषताओं की बात करें तो 5 पहाड़ियों से घिरा नगर, संकरी प्रवेश द्वार, पत्थर की प्राचीन दीवारें, पुरातात्विक सर्वेक्षणों में राजगीर क्षेत्र में हरे कालीन किलेबंदी के अवशेष पाए गए हैं। यह सत्य है कि हमारे पास बिंबिसार के समय के अशोक शिलालेख या अर्थशास्त्र जैसे प्रशासनिक ग्रंथ नहीं है, लेकिन बौद्ध और जैन परंपराएं, जाटक कथाएं और पुरातात्विक अवशेष मिलकर यह संकेत देते हैं कि बिंबिसार ने मगध में राजशक्ति का वह आधारभूत ढांचा तैयार कर दिया था जिसने आगे चलकर नंद और मौर्य साम्राज्यों को जन्म दिया। बिंबिसार का नाम सबसे अधिक बौद्ध साहित्य में मिलता है। पाली ग्रंथों में उन्हें सैन्य बिंबिसार कहा गया है और वे बुद्ध के प्रमुख राज्य के संरक्षक माने जाते थे। ये जानकारी मुख्यतः निम्न स्रोतों से आती है, जैसे कि पाली त्रिपिटक, विनय पिटक और सुत्त पिटक, दीघ निकाय, मध्यम निकाय, महावंश और जैन आगम साहित्य, आचार्यांग सूत्र और भगवती सूत्र। अगर बौद्ध से पहली मुलाकात की बात करें तो बौद्ध ग्रंथों के अनुसार जब सिद्धार्थ गौतम ने राजपाट त्याग कर संन्यास ले लिया था और ज्ञान प्राप्ति से पूर्व मगध पहुंचे, तब उनकी राजा बिंबिसार से भेंट हुई। यह स्रोत हमें पाली विनय पिटक, महावग और मध्यम निकाय सूत्र संख्या 26 में मिलता है। इन ग्रंथों में वर्णन है कि युवा सन्यासी सिद्धार्थ की तपस्या, तेज और आत्मसंयम से बिंबिसार अत्यंत प्रभावित हुए। राजा ने उन्हें मंत्री या सेनापति बनने का प्रस्ताव भी दिया। सिद्धार्थ ने यह प्रस्ताव अस्वीकार करते हुए कहा कि वे दुख के अंत की खोज में है। बुद्धत्व की प्राप्ति के बाद जब बुद्ध सारनाथ से राजगृह लौटे, तब बिंबिसार ने उन्हें वृत्रकूट पर्वत, जो कि आज बलचर पीक के नाम से जाना जाता है, के निकट निवास के लिए एक स्थान दिया। इसका स्रोत हमें संयुक्त निकाय और महावग विनय पिटक में मिलता है। वृत्रकूट आगे चलकर बौद्ध परंपरा का एक प्रमुख ध्यान और उपदेश का केंद्र बना। बौद्ध इतिहास में विनवन उद्यान का दान अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। इसका स्रोत हमें विनय पिटक, महावग, दीप निकाय और महावंश अध्याय 2 में मिलता है। बिंबिसार ने यह उद्यान बुद्ध और संघ को दान में दिया, जिसे पहला संगठित बौद्ध विहार माना जाता है। यहाँ वर्षावास, संघ की बैठकों और उपदेशों की व्यवस्था हुई। यह दान स्पष्ट करता है कि मगध की राजसत्ता न केवल बौद्ध धर्म को सहन कर रही थी, बल्कि उसे संस्थागत संरक्षण भी दे रही थी। बिंबिसार के अगर धार्मिक नीतियों की बात करें तो बौद्ध ग्रंथों में बिंबिसार को ऐसा शासक बताया गया है जो धम्म के अनुसार शासन करता था, जिसका स्रोत अंगुतक निकाय और संयुक्त निकाय में मिलता है। इनमें उल्लेख मिलता है कि वे दान, नैतिकता और अहिंसा पर जोर देते थे। वे बुद्ध से प्रशासनिक और सामाजिक विषयों पर परामर्श भी लेते थे, जैसे कि वर्षावास कब प्रारंभ हो, संघ की अनुशासन व्यवस्था और भिक्षुओं के आचरण संबंधी नियम। जैन साहित्य में बिंबिसार को राजा श्रेणी कहा गया है। वे भगवान महावीर के समकालीन और समर्थक माने जाते हैं, जिसका स्रोत भगवती सूत्र, आचार्यांग सूत्र और उत्तराध्यान सूत्र में मिलता है। जैन ग्रंथों में वर्णन है कि बिंबिसार ने महावीर के उपदेश सुने। वे भगवान महावीर के अहिंसा और आत्मसंयम से प्रभावित थे। कुछ परंपराओं में उन्हें महावीर का अनुयायी भी बताया गया है। बौद्ध और जैन दोनों परंपराओं में बिंबिसार की उपस्थिति यह संकेत देती है कि वे एक बहुधर्मी, सहिष्णु और दूरदर्शी शासक थे। बिंबिसार के निजी जीवन से जुड़ी अधिकांश जानकारी हमें बौद्ध और जैन ग्रंथों से मिलती है। इसी कारण आधुनिक इतिहासकार इन विवरणों को धार्मिक और नैतिक आख्यान के रूप में पढ़ते हैं, न कि पूरी तरह शुद्ध राजनीतिक दस्तावेज की तरह। अजातशत्रु के साथ संबंध की बात करें तो बिंबिसार के पुत्र अजातशत्रु, जिन्होंने आगे चलकर मगध का और अधिक विस्तार किया। प्राचीन स्रोत्र में वर्णन है कि अजातशत्रु देवदत्त, जो कि बौद्ध के चचेरे भाई माने जाते हैं और अन्य दरबारी के प्रभाव में आकर अपने पिता के विरुद्ध हो गया था। दीघ निकाय के अनुसार देवदत्त ने अजातशत्रु को यह विश्वास दिलाया कि युवा राजा ही महान विजय प्राप्त कर सकता है। कुछ बौद्ध ग्रंथों में यह वर्णित है कि अजातशत्रु ने बिंबिसार को कैद कर लिया और कैद में ही बिंबिसार की मृत्यु हुई। कुछ परंपराएं भूख से मृत्यु की ओर संकेत करती हैं और कुछ में आत्महत्या या अप्रत्यक्ष हत्या का भी उल्लेख मिलता है। जैन परंपरा भगवती सूत्र में भी श्रेणिक बिंबिसार की कैद और मृत्यु का उल्लेख है, हालांकि विवरण अलग है। बौद्ध साहित्य में अजातशत्रु की कहानी एक नैतिक कथा का रूप ले लेती है। अगर इसके स्रोत की बात करें तो दीघ निकाय। इस स्रोत में अजातशत्रु बुद्ध के पास जाकर अपने अपराध को स्वीकार करता है। बुद्ध उसे राजधर्म और आत्मग्लानि के प्रभाव समझाते हैं। कहा जाता है कि यदि उसने प्रेत हत्या ना की होती तो वह उसी जन्म में धम्म को समझ सकता था। इस प्रकार अजातशत्रु आगे चलकर बुद्ध का एक प्रमुख संरक्षक बना। प्रथम बौद्ध संगति राजगृह का आयोजन कराया गया। यह कहानी सत्ता और पाप और प्रायश्चित के बीच एक गहरा नैतिक संबंध दिखाती है। आधुनिक इतिहासकार जैसे आर.एस. शर्मा, उपेंद्र सिंह और रोमला थापर मानते हैं कि बिंबिसार की मृत्यु लगभग 493 या 492 ईसा पूर्व के आसपास हुई होगी।
पिता पुत्र के संघर्ष की कथा पूरी तरह से काल्पनिक भी नहीं लगती, क्योंकि सत्ता परिवर्तन के तुरंत बाद मगध की नीति आक्रामक हो जाती है, जैसे कि मज्जी गंसंग के विरुद्ध युद्ध, राजधानी का राजगृह से पाटलिपुत्र की ओर झुकाव, स्थायी किलेबंदी और सैन्य विस्तार। ये सभी परिवर्तन एक नए अधिक सैन्यवादी शासन की ओर संकेत करती हैं। बिम्बिसार की मृत्यु के बाद भी उनके द्वारा रखी गई नींव मगध को लगातार ऊपर उठाती रही। उनकी विरासत के प्रमुख बिंदु जैसे कि भौगोलिक विस्तार की बात करें, अंग, काशी की आय का हिस्सा, लिच्छवी और कौशल जैसे शक्तिशाली पड़ोसियों से विवाह संधियां, राजधानी और प्रशासन की बात करें तो राजगृह को मजबूत किले के रूप में विकसित करना, स्थायी सेना और कर व्यवस्था की शुरुआत, धर्म और राज्य की बात करें, बुद्ध और महावीर जैसे समकालीनों का संरक्षण, धार्मिक संस्थाओं के साथ राज्य के सहजीवी संबंध की परंपरा जो आगे नंद और मौर्य काल तक चली। इतिहासकार अक्सर कहते हैं कि अगर बिम्बिसार और अजातशत्रु ना होते तो शायद मगध कभी वह मंच नहीं बन पाता जिस पर बाद में मौर्य साम्राज्य खड़ा हो सके। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी ही वीडियो के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। और अगर आपको बिम्बिसार पर ई बुक चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।